यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग कर रहे हैं क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अभी तक आप फर्स्ट क्लास है आपकी। अभी से पहले वाली जो क्लास है तो आप चैनल पे डाली हुई है मैंने, वो आप देख लेना, बता दूंगा मैं आपको। तो ओके, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो टोटल लॉ के अंदर आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं? 5। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करवाया था। हल्का फुल्का एज यूजुअल मेरा काम है, मैं हर क्लास में रिवीजन करवाता हूँ, तो आज भी रिवीजन होगी। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया कि ये एक्ट आया कब। तो मेरे बेटे एक्ट आया था 1 सितंबर 1870। 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट आया। और ये एक्ट बना कैसे होगा बेटे? तो मैंने आप सबको लॉ यानी कि ये जो एक्ट है उसको बनाने का प्रोसेस बताया हुआ था। वो प्रोसेस भी वो पूरा वीडियो में है, वो आप देख लेना, बहुत इजीली आ जाएगा समझ में। किसी भी लॉ को अगर बनाना हो तो वो जो लॉ है वो एक पेपर में होता है, उसको बोलते हैं बिल। और वो चीज बिल कहाँ जाती है? पार्लियामेंट में कितनी सभा होती है? कौन कौन सी? वो दोनों पार्लियामेंट की सभाएं उस पर स्वीकृति देगी बिल पर, और फिर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करेंगे, और साइन करने के बाद वो जो बिल है वो जाता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर और बन जाता है क्या? कानून, एक्ट। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था ये भी उस वक्त की पार्लियामेंट में कुछ इस तरीके से ही बना होगा। ठीक है जी। 1872 में हम लोग गुलाम हुआ करते थे। गुलाम हम लोग आज भी हैं। तो उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अपने मन के गुलाम हैं, है या नहीं है? हम लोग कहते हैं तेरा भाई वो करता है जो मन करता है। अच्छा बताओ, मन का करते हो तो मन के राजा हो या गुलाम? कई लोग कहते हैं ना मैं वही करता हूँ जो मन का होता है, मेरा भाई मन का राजा है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन हम लोग मन के राजा हैं, गुलाम, मन के गुलाम हैं हम लोग, है ना? गुलाम आज भी है, लेकिन अभी वाले गुलाम को हम समझ नहीं पा रहे। उस समय वाले को समझा हमने। तो उस समय जब हम गुलाम थे तब अंग्रेजों की पार्लियामेंट में इसी तरीके से ये वाला एक्ट बना होगा। यहाँ तक ओके? अब इसके बाद ध्यान से सुनना मेरे भाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है 6 यूनिट। 6 यूनिट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है वो आपको ये सिखाएंगी कि आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बनाना है, हाउ टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो बाद की 3 है वो आपको ये सिखाएगी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बना के ही थोड़ी काम होगा, आप ख़त्म भी करोगे। जैसे आपने मैडम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सुमित अरोड़ा क्लासेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो अब ये ख़त्म भी तो होगा। ख़त्म कैसे होगा? अब आप लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, आप अपनी फ़ी दे रहे हो, हम अपनी क्लासेस पूरी डेली बेसिस पर जो भी टाइमली बेसिस पर होती है वो कंडक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा हो गया ओके। अब आगे की बात हम लोग करते हैं क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट का एक डेफिनेशन मैंने आपको सबसे पहले बताया है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है बेटे? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो आप एग्रीमेंट बना लो, लेकिन जो एग्रीमेंट आपने बनाए चेक कर लेना उन एग्रीमेंट पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो या नहीं। जैसे आपका नाम क्या है सर? अभी। अभी मेरे भाई आपका जन्मदिन कब आता है? 6 नवंबर। किसी भी साल में नहीं आया? कौन से साल में है? 2004। 6 नवंबर 2004। तो पार्टी करते हो जन्मदिन की? दोस्तों को बुलाया कभी? क्या स्प्राइट पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, समोसे खिलाए, पिज़्ज़ा खिलाया, जो भी करा? कैसे बुलाते हो? अच्छा दोस्तों को जैसे बुलाते हो यहाँ मत बताना, ठीक है? अच्छा सुनना कैसे बुलाते हैं? फ़ोन कर देते हैं, ओ भाई मेरा जन्मदिन है तो शाम को पार्टी है तो आ जाना। अच्छा आपको नहीं लगता आपने अंग्रेजी में इसको ऑफ़र दिया? ऑफ़र दिया ना दोस्तों को। दोस्त क्या बोलते हैं? ज़रूर आएंगे।
ऑब्वियस सी बात है। एक आध दोस्त ये बोलते हैं भाई वो बियर भी मंगा लियो, ठीक है है ना जी। तो दोस्त ने यस बोला, एक्सेप्टेंस दी, तो बेटे एग्रीमेंट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। क्या बन गया? एग्रीमेंट। अच्छा दोस्त नहीं आए शाम को, तुमने बढ़िया से 10-12 पिज़्ज़ा मंगा के रखे थे, वो अपने जीजा के पास चले गए, ठीक है जी, वो यहाँ पर नहीं आए, तेरे सारे पिज़्ज़ा खराब हो गए। क्या उन दोस्तों पे के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगा भाई? अच्छा मैंने तुझे ही पॉइंट आउट करके क्यों बोला, क्योंकि ये चीज़ें इन सबको पता है, तुझे मैं इस लेवल पर ला रहा था। तो क्या लीगल एक्शन लेगा उन दोस्तों पर? पिज़्ज़ा खराब हो गए, लीगल एक्शन ले लेगा? इलीगल तो बनता है, वो तो अलग बात है, वो तो तू पलंग पे घुसेड़ के मारेगा उसको, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मतलब कानूनी रूप से क्या उसके अगेंस्ट में, अपने दोस्त के अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन लेगा? नहीं ना भाई। ऐसे तो एक दिन में 40 शादी के कार्ड मुझे भी आते हैं। शादियों का सीजन होता है ना, तो इतने स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं, इतना नेटवर्क फैला हुआ है कि सर एक एक दिन में एक बार 28 शादी है एक सिंगल डे में। इतनी, मैं कहूँ इतना ब्याह हो कहाँ से रहे मुझे 28 शादियों के कार्ड एक सिंगल डे के मेरे घर पर। और अब मैं कंफ्यूज हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और सबको ही मैंने हाँ बोला होता है, जो भी मुझे कार्ड देने आता है ऑफर देता है कि सर मेरे शादी है। एक आदमी की तो स्टूडेंटों की हो गई, मेरी नहीं हुई थी तब तक, मेरे को बड़ी जलन हुई इसका ब्याह हो लिया साला, हम तो मर गए, अब हो गई मेरी शादी, देखो ये है गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तो एक स्टूडेंट अभी आया मेरे पास 2.5 साल पहले ही, उसका बेटा है, मतलब थोड़े दिन में मेरा बराबर हो जाएगा वो मेरे पास आया, 5 हुए, कह रहा है सर घर में शादी है। मैं कोई नहीं, तेरे भाई की शादी में आऊँगा। भाई की नहीं सर, मेरी शादी है अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी मौज है, हम तो बर्बाद है, ठीक है। तो उसने मुझे ऑफर दिया, मैंने उसको क्या दी? एक्सेप्टेंस। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? एग्रीमेंट। लेकिन सर मैं उसकी शादी में नहीं गया, तो क्या वो मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगा? नहीं लेगा ना। तो हम ऐसे एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल एक्शन ले सको, वही चीज क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सही है। अब जी एग्रीमेंट कैसे बनता है तो बता दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर जो देता है उसको बोलते हैं ऑफरर, जिसको ऑफर मिला वो कौन होता है? ऑफर ही देता है। पॉजिटिव रिप्लाई, क्योंकि नेगेटिव देगा तो बना ही नहीं ना एग्रीमेंट। तूने ऑटो रोका, बोला इंडिया गेट जाएगा, नहीं निकल, ठीक है तो काहेगा एग्रीमेंट भाई, ठीक है। एक्सेप्टेंस मिलना बहुत जरूरी है। अब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को बनाने के लिए एक प्रॉमिस करना पड़ता है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। मैंने तुमसे बोला क्या आप मेरी कार खरीदोगे, तुमने कहा हाँ खरीदूंगा, तो प्रॉमिस हो गया ना दोनों का। आपने बोला सर पढ़ाओगे, मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा, तो प्रॉमिस हो गया। फ्री में पढ़ाओ क्या? जब पढ़ा के बोले थैंक यू सर, आप बड़ा अच्छा पढ़ा, मजा आ गया, थैंक यू बोल के निकल लिए। वो भाई पैसे दे, मेरे को भी तो अपना गुजारा चलाना है। और मान ले पैसे ले लिए और मैं पढ़ा नहीं रहा, तो ये भी गलत बात है। तो दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, इसको कंसिडरेशन कहते हैं, समथिंग इन ओके था। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट बताया, कितने टाइप के होते हैं बेटे? 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एक सोशल और एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में कभी भी, ये जो तूने बर्थडे के लिए बुलाया ना अपने दोस्त को, वो सोशल एग्रीमेंट था। जब भी तूने ऑफर किया, तेरे दिमाग में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन को बनाने की। सोशल एग्रीमेंट में नो इंटेंशन टू क्रिएट, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नो कॉन्ट्रैक्ट। इन द केस ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट ऑलवेज आप लोगों की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कंक्लूजन निकला एक। और अभी बेटे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, सब लोग रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वालों आप भी सुन लो, रिवाइज करवा रहा हूँ। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर, सोशल एग्रीमेंट आर, बिजनेस एग्रीमेंट आर। ये हो गया हमारा एक हिस्सा। अब है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात। तो बेटे मेरे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट बेटे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन नंबर 1। बहुत समय लगाया था ना, यहाँ पर आकर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। सबसे पहला मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। क्रिएट करने वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कैसे करते हो? या तो आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, या इम्प्लाइड होता है।
एक्सप्रेस दो टाइप के होते हैं, ओरल और इम्प्लाइड, मतलब इम्पोज्ड बाय लॉ। आप जब वो लेक्चर लोगे आपको समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। अच्छा, बाकी सब जितने भी है सब पिछली सब क्लास में हो, बस एक आप ही अभी आए हो ना, ठीक है। तो वो मिल जाएगी आपको, आप मेरे चैनल पे आप देख लेना, दीपक पाठक क्लासेस, सब्सक्राइब भी कर दो, कर दिया, ठीक है। वहाँ अपलोड होती रहती है क्लासेस सारी। अभी कुछ रिविजन्स, कुछ और भी चीज़ें, कुछ अपडेट्स, वो सारी चीज़ें अभी डालनी स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े दिनों में मिलती रहेगी, ओके। और आप लोग नंबर भी ज़रा अपना व्हाट्सएप करना, ठीक है। अभी क्लास के बाद दे दूंगा, एक ग्रुप बना लेंगे, उसके अंदर कुछ नोट्स वगैरह या जो भी चीज़ें होती है वो शेयर होती रहेंगी, ओके। और उस ग्रुप में से कोई नंबर नहीं लेगा एक दूसरे के, ठीक है। बड़े कमीने होते हैं। आज आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, दो टाइप के, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वाइल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ओरली, या कभी कभी ये जो लिखा हुआ है क्या है, राइटिंग में, समझ में आ गई बात। इम्प्लाइड मतलब इम्पोज्ड बाय लॉ, जहाँ पर आपको बोलने की और कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ गए बात को। फिर इसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। नंबर 1 एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? सर, जब भी आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको 10 पॉइंटों का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। सर, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो दूसरी बात, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने की। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस दुनिया में हर कोई पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के, 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय। कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, फ्री कंसेंट ज़रूरी है। कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड क्या है? क्विड प्रो क्यो। फ्री कंसेंट का कॉन्सेंसस एड इडम। लॉफुल पर्पस होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए। ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो। पॉसिबल टू परफॉर्म होने चाहिए अदर रिक्वायरमेंट ऑफ। डन यहाँ तक? बेटा ऑर्डर तो नहीं लग रहा, इस थोड़े तो तेरे को भी आएगा ये सब थोड़े दिनों में, ओके। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? अभी ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी चल रहा है। दूसरा वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यूजलेस एग्रीमेंट, जो स्टार्टिंग से जैसे ही एक्सेप्टेंस मारी वैसे ही यूजलेस हो गया। तो एग्रीमेंट करो माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के साथ, यूजलेस। विदाउट कंसिडरेशन मारो, यूजलेस। अनसर्टेन मारो, यूजलेस। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, यूजलेस। और ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड डिक्लेयर है आपने बना दिए। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, एग्जांपल दिया था तेल वाला, याद करो, सही है जी, ओके। तीसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो गुरुजी इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? अरे सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जो कि बनाते वक्त क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो ऐसे वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। यहाँ एक फार्मर का एग्जांपल दिया था, कोई खेतों के गेहूं या आलू थे शायद, और परफॉर्मेंस से पहले रात को ड्यू टू हैवी रेनफॉल सारा खेत जो है वो उजड़ गया, खराब हो गया। तो फार्मर वॉज नॉट एबल टू डिलीवर द पोटैटो टू द बिजनेस पर्सन। उस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, सही है। फिर था हमारा इलीगल। इलीगल होता वॉइड प्लस पनिशेबल। ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड होते हैं मतलब यूजलेस होते हैं और साथ में क्या होते हैं, पनिशेबल भी होते हैं। वॉइड प्लस पनिशेबल। जैसे ए ने बी को ऑफर दिया फॉर मर्डर ऑफ मिस्टर सी, तो ए और बी का जो एग्रीमेंट है यहाँ पर क्या है, इलीगल है, मतलब वॉइड तो है साथ में पनिशेबल भी है। यहाँ तक ओके। अब इसके बाद अगला कौन सा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी बट नॉट कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ डिफेंडेंट पार्टी, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सही है। फिर हमारी बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर
बेटे नोट्स नहीं देखते रिवीजन में कभी भी, जो भी देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, सही है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप कर होते हैं, क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टी ने परफॉर्मेंस पूरी कर दी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टी परफॉर्मेंस करेगी। और पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी में एक ने परफॉर्म कर दिया, एक बाद में परफॉर्म करेगी। जैसे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सही है। इसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हैं, कौन कौन से? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को आप कहते हो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना होता है। ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इसमें बोथ पार्टी हैज टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। फिर हमने बताया मिसलेनियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिसलेनियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ए है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो सर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि चलता है कंडक्ट ऑफ द पार्टी से। कई जगहों पर पार्टियों का कंडक्ट चलता है सिर्फ, उसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आप एटीएम से पैसे निकालो तो वहाँ एक कंडक्ट चल रहा होता है, वो आपसे मशीन कह रही होती है कृपया कार्ड डालें, आप कार्ड डाल देते हो। जैसे कार्ड डालोगे अगला स्टेप मशीन बोल देगी कि प्लीज़ आप अपना अकाउंट डालें, तो सेविंग। फिर मशीन बोलेगी पिन डालें, पिन डाल दोगे। फिर मशीन बोलेगी अमाउंट डालें, अमाउंट डाल दोगे। समझ गए? ये है हमारा टोटल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या बताया? इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल्स क्या थे? विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। सही है। तो बेटा ये था आपका रिवीजन अभी तक का। कैसा लग रहा है लॉ? बढ़िया है, वेरी नाइस। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। पेन कहाँ है मेरा? ये रहा, थोड़ा पानी पी लिया जाए। बी पॉइंट बेटे, सब लोग नोट्स अच्छे से बना रहे हो? नोट्स अच्छे से बनाना सब। बी पॉइंट, आप एक नया रजिस्टर ले लेना, ठीक है? और उन क्लासेस को एक बार में ले लेना या 1-2 दिन में ले लेना। सारी डाली हुई है, वो आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अब बेटे मेरे बी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या कह रहा है? अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कौन से हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल मतलब क्या होता है? जिन पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। और अनएनफोर्सेबल मतलब जिस पर आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन वो चीज बन चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पर आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो कुछ कारण होंगे, जरा ध्यान से सुने। यस, बैंक गए हो कभी? कोई बैंक अकाउंट खुलवाने फिजिकली? आजकल डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया है ना। गली में बच्चे भी नहीं घूमते, पहले खेल रहे होते थे, सब डिजिटल हो गया। इश्क भी डिजिटल हो गया। व्हाट्सएप है ना। पहले क्या होता था? पहले लोग स्कूलों के गेट के बाहर खड़े रहते थे। 1:30 बजे छुट्टी होगी तो प्रेमी 12 बजे ही खड़ा हो गया, और उसकी नजरें ढूंढ रही होती थी अपनी प्रेमिका को, कहाँ से गए। अच्छा, वो दूसरे के साथ पीछे से निकल गई, ठीक है। तो आजकल सब डिजिटल हो चुका है।
तो डिजिटल पे नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कोई बैंक अकाउंट फिजिकल खुलवाया है, फिजिकल मतलब गए बैंक में, वहाँ उन्होंने एक फॉर्म दिया, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाओ बेटा एसबीआई जाने के लिए तुम ना 6-8 महीने की छुट्टियां लेके जाया करो, ठीक है किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे काम हो तो घर वाले से बोल देना सर पे कफन बांध के जंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ जंग से कम वहाँ पर काम नहीं होता है। आजकल थोड़ा सुधर गए हम, हमारे जैसे लोगों की बात सुन के, लेकिन पहले तो बहुत ही बुरा हाल था। अब गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो आपने खुलवाया, कहाँ पे, कौन से, कौन सी ब्रांच, अम्बेडकर नगर ब्रांच में आपने खुलवाया। तो आप गए तो आपको एक फॉर्म मिला होगा मोटा सा, पहले तो भरा होगा फॉर्म। अच्छा, उस फॉर्म को भरा होगा तो सिग्नेचर कितने बार किए थे हैं? एक बार वो ऐसे बीच में उन्हें भूल गए अपना साइन। ऐसा होता है जब बहुत बार साइन करते तो अपने साइन क्या था भूल गए तो साइन, मैं भी, मेरे भी साइन है, ये देखो, हाँ ये मेरे साइन है, ठीक है। नहीं मुझे याद है, मुझे पता था तू यही बोलेगा सेम ही होंगे बेटे, सेम ही होंगे। चेक आज तक बाउंस नहीं हुआ तो सच सही होगा। तो अभी क्या हुआ, जो ये साइन मैं गया था, मैंने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कालका जी ब्रांच, वहाँ गया था, तो साइन उसने वो फॉर्म दिया तो साइन करवाए, दौड़ खूब साइन करे। अच्छा 3 फॉर्म मेरे खराब हुए। खराब कैसे हुए, उनने इतने साइन करवाए कि जहाँ साइन नहीं भी करने थे वहाँ भी कर दिए। होता है ना कभी ऐसा, जहाँ ऑफिसर के साइन करने थे वहाँ अपने कर दिए, बढ़ गए आगे। अब खुद ही इमेजिन करो, 2.5 घंटे से फॉर्म भर रहे हैं, किसी से पेन मांग के, किसी से वो जो वो होता वाइट मार्क जो होता क्या बोलते हैं उसको, सब मांग के जैसे भी मैंने वो फॉर्म भरा, वहाँ गया, वो जो आंटी सी है वो खतरनाक सी, उन्होंने देखा 3-4 बार देखा, मुझे भी देख रही, मेरे को डाउट हो गया, मैं मुझे क्यों देख रही भाई, ठीक है दूसरा लेकर आओ, क्यों साइन गलत जगह कर दी। ऐसा होता है कभी, सब कुछ ठीक है, एक गलत साइन हो गया, इसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया। कभी कभी ऐसा होता है डेट गलत लिख देते, जैसे कि एक बार मेरे साथ भी हुआ, एक मैं चेक साइन करा मैंने, 26 मार्च 2022 लिख दिया, अभी की बात है, 26 मार्च 2023 की। तो फटाक से 26 मार्च 2022 लिखा और चेक मैंने उसको दे भी दिया। मुझे अच्छा, लेने वाले को भी पता नहीं, लेने वाले भी बैंक पहुंच गया, उसने डाला चेक बाउंस, मेरा भाई चेक बाउंस हो गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया, पैसे तो है बैंक में, तो मेरे को ऐसे शक की निगाहों से मत देख, रीज़न पूछ क्या। वहाँ पर क्या था, तारीख क्या थी, गलत थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हर चीज़ में सही होते हैं। सब कुछ ठीक है, देखो फॉर्म वॉर्म सब बढ़िया भरा, कोई दिक्कत नहीं, चेक भी बड़ी इंटेंशन से दिया है, पॉजिटिव इंटेंशन से, सब कुछ ठीक है। कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है जैसे कि प्रॉपरली साइंड नहीं हुए, प्रॉपरली डेट नहीं लिखा, अच्छा स्टैंप मारना भूल गए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस but due to some technical reason like not proper stamping, not proper registered, the contract becomes unenforceable। समझ में आई कुछ बात, तो हमें ये पढ़ना है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके साथ कई बार ऐसा हुआ भी होगा, भाई चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। तो नोट करेंगे, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट which are good in substance but due to some technical reason
like not properly signed, not properly dated, not properly stamped, the contract becomes unenforceable. The contract becomes unenforceable. हो गया बेटे? तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कैसे लगे? पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिए. ये मिसलेनियस के 2 पार्ट थे. तो टोटल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कितने पढ़े? 5. अब क्या करेंगे? अब इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर के 2 शब्दों की. अभी ये यूनिट जो है वो आधा हुआ है. एक पार्ट इस यूनिट का हो गया है, एक पार्ट इस यूनिट का अभी बचता है. अब जरा उसके बारे में समझाएं. मैंने आपको पहली ही क्लास में, फर्स्ट डे जब क्लास की थी, तभी आपको मैंने बताया कि एग्रीमेंट कैसे बनता है. एग्रीमेंट बनता है सर, आपको पहले देना पड़ता है ऑफर, और जैसे ही आपने ऑफर दिया वैसे ही आपको उस ऑफर की मिलेगी क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट. तो ऑफर को देने के पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफर का मतलब क्या होता है. दिया है कभी किसी को ऑफर? दिया भाई? क्या नाम है आपका? मोहित. मोहित सर, क्या आपने किसी को ऑफर दिया है? एक ही जगह पे मत लेके जाओ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें. जैसे अभी आप घर से यहाँ कैसे आते हो, तो बस में भी आपने एक ऑफर दिया, इम्प्लाइड ऑफर बस में आने का. मान लो ऑटो से आ रहे होते तो ऑटो रोकते, हम ऑटो वाले को भी ऑफर देते हैं कि भैया कालकाजी चलना है क्या, या शेख सराय चलना है क्या? बोलता है यस चलेंगे. तो आपने जब ऑफर दिया तो उस ऑफर को देने का तरीका क्या होना चाहिए, ऑफर कितने टाइप्स के होते हैं, और ऑफर के रूल्स कौन से होते हैं, ये सारी बातें पता आपको होनी चाहिए. तो अब हम वही चीज़ें करने वाले हैं. आप बढ़िया से हेडिंग बनाओ. हेडिंग में लिखो ऑफर. ऑफर बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नहीं, यूनिट 1 ही चल रहा है सर. टोटल 6 यूनिट है, जिसमें कि यूनिट 1 चल रहा है. यूनिट 1 बड़ा है और यूनिट नंबर 3 भी बहुत बड़ा है. बाकी के यूनिट 4 जो बचे हुए हैं वो बड़े नहीं हैं. तो ऑफर, तो सबसे पहले ऑफर की मीनिंग. सेक्शन नंबर 2 क्या पढ़ेंगे इसको? क्लॉज ए. पढ़ना भी सिखा दिया था. तो बेटे ऑफर का मतलब होता क्या है, तो लिखेंगे बाद में, जरा समझ लो. जब भी कोई पर्सन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज मतलब होता है एक्सप्रेस करना. देख, मैं किसी को ऑफर दे रहा हूं तो मैं एक्सप्रेस करूंगा ना, या सिर्फ आंख मार के आ जाऊंगा, है जी? तो मेरे को बताना भी तो है ना. मालूम है कोई किसी की दुकान पे जाना है, कोई सामान चाहिए, 4 किलो चावल चाहिए. अब मैं उसकी दुकान पे खड़ा हूँ चावल लेने के लिए, काउंटर पे ऐसे 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 मचल रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे. दो ना
अब भाई कुछ बोलूंगा तभी तो, नहीं तो गलत गलत सारे चले जाएंगे। दुकान पे मेरा कुटावा चढ़ना चालू हो जाएगा, है ना जी। अच्छा, मैं उनको प्यार से ऐसे बोलूँगा ना, जैसे मुझे 4 किलो चावल चाहिए, मैं किसी की दुकान पे गया तो मैं वहाँ जाऊँगा तो बात करूँगा, हेलो मैडम कैसे हो आप, हैं मेरे को 4 किलो चावल चाहिए, क्या आपके पास 4 किलो चावल हैं, कितने रुपए किलो है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना हम लोग। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस। जब भी कोई एक पर्सन किसी को एक्सप्रेस करता है कुछ करने के लिए, अभी जैसे 4 किलो चावल लेने के लिए मैंने ऑफर दिया, कभी कभी ऑफर कुछ ना करने के लिए भी करते हैं। जैसे ये बंदा मेरे को मेरे पैसे नहीं दे रहा, मान लो मैंने कहा मैं कोर्ट में जा रहा हूँ केस करने, अब ये डर गया, कह रहा भाई केस मत कर, पैसे ले जा। तो इसने अब मुझे कौन सा ऑफर दिया, कुछ ना करने का ऑफर। आया कुछ समझ में। हमारी मम्मी अभी बचपन में, मेरी मम्मी मुझे याद है बहुत साल पहले की, अब तो ये लाइट वाइट जाने का भी सिस्टम है नहीं, जब हम छोटे छोटे से थे, अभी मेरी उम्र 31 है, तो ये आज से 20-21 साल पहले, 9-10 साल की उम्र थी, लाइट चली जाती थी रात को, लोकली कॉलोनी में रहते थे, लाइट चली जाती थी। तो हमारी दादी की छत थी, दादी एक पूरी गली में एक दादी है, वो आज भी जिंदा है, ठीक है। तो उनकी छत थी 3rd फ्लोर पे। मेरी माँ कहती थी तू जाके छत पे जाके सो जाओ वहाँ गर्मी की वजह से, और तुझे सुबह जो है वो दूंगी, बिस्किट का पैकेट या जो भी होता है। और कभी कभी ये बोलती थी शैतानी मत कर, तुझे चिप्स का पैकेट मिलेगा। तो दूसरा वाला जो मम्मी ने बोला, क्या शैतानी मत कर, तुझे चिप्स का पैकेट मिलेगा, तो कुछ, और उससे पहले वाला कुछ करने के लिए। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी मिलता है, कुछ ना करने के लिए भी मिल सकता है। तो मैं ये ऑफर सामने वाले को जो दे रहा हूँ, उसको देने का तरीका क्या है, मीनिंग के हिसाब से, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा को, ऑफर मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू, डू मतलब कुछ करने के लिए, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन मतलब होता है कुछ ना करने के लिए, टू डू मतलब कुछ करने के लिए, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ, एनी एक्टिविटी और थिंग्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑफर। कोई भी एक्टिविटी और कोई भी थिंग, उसको आप क्या कहते हो, ऑफर कहते हो। कुछ आया समझ में, नोट कर लें एक बार, फिर टाइप्स ऑफ ऑफर बताऊंगा, मजा आएगा उसमें। मीनिंग है व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or abstain from doing any activity or things etc is called समझ में आ गया सर। इसको आप क्या कहते हो, ऑफर कहते हो। ठीक है मेरे भाई, पेपर में आने वाला पॉइंट, ऑफर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ। तो इस टाइप को भी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही सबसे पहला बांट दिया। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ऑफरिंग। भाई जब भी आप ऑफर दे रहे होते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफरी कौन है। ऑफरी मतलब जिसको आप ऑफर, क्लियर है, जरा सुनना, नोटिंग बाद में। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, ऑफर होते हैं दो टाइप के। एक को आप कहते हो जनरल ऑफर और एक को आप कहते हो स्पेसिफिक ऑफर। एक जनरल और एक स्पेसिफिक। रेलवे स्टेशन गए हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,
तो कभी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की तरफ जाना, दीवारों की तरफ से घूरते हुए जाना, दीवारों की तरफ देखना, देखते हो दीवारों पे या दीवारों के बगल में खड़े हो जाते हो जाके, देखा है कभी? वहां पर एक चीज लिखी होती है, गुमशुदा की तलाश, देखा है कभी? अच्छा, मुझे लगता होता है कि जो ऐड उसकी दे रहा है वो उसको ढूंढना चाहता ही नहीं। देखा उसकी पहचान, गुमशुदा एक तलाश की उसकी फोटो देखिए कभी बंदे की, देखना वो कभी पहचान में नहीं आएगा। ब्लैक एंड वाइट फोटो होगी कि कहीं भी देख लेना, कभी भी देख लेना, ब्लैक एंड वाइट फोटो होगी, उस पर लिखा होता है कि भाई एक पर्सन है जिसका नाम है दीपक पाठक, उम्र उसकी 31 साल है, दिमाग से मेंटल है, ठीक है जी, और रंग जो है उसका साफ है, कुछ ये वाली कौन सा कलर है, ब्रिंजल कलर, कौन सा है, ब्लू कलर बोलते थे, ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए जो है वो सुबह से 8 बजे से घर से लापता है, पहले पढ़ा के आया, पढ़ाने के बाद से रास्ते में गायब हो गया। तो जिसको भी ये बंदा मिले, जिस भी बंदे को ये बंदा मिले, अगर वो इसको हमारे पास लेकर आता है तो 21 रुपये का इनाम दिया जाएगा, 21 रुपीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो ऑफर दिया गया, मेरे घर वालों की तरफ से दिया गया होगा ये ऑफर, तो ये जो ऑफर मेरे घर वालों की तरफ से दिया गया, ये कौन सा ऑफर है? मैडम आप भी वही चेक कर रहे हो जो मैं चेक कर रहा था। तो ये जो ऑफर दिया गया, ये मेरे घर वालों की तरफ से, ये किसके लिए था ये ऑफर? नहीं, मेरे को ढूंढने के लिए ना, तो जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए ऑफर है ना ये। तो बताओ कौन लोग पढ़ेंगे? कोई भी पढ़ सकता है, जो भी उस जगह बाथरूम करने गया होगा उसने पढ़ लिया होगा। गलत तो नहीं कह रहा? तो वो जो है वो जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर है जिसमें कोई भी पर्सन उस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। अब जैसे कि याद करो, अगर आप लोगों ने रामायण देखी हो, देखिए कभी रामायण में कोरोना में यही देखा था, रामायण महाभारत। महाभारत मैंने 2 जगह देखी थी, कोरोना में, एक टीवी में, एक अपने घर में, ठीक है। तो एक दूसरे की पूरी पूरी शक्लें देख देख के हम पक गए थे, लगा ये मम्मी फिर आ गई यार जाते हुए। उधर मेरा भाई गंदी शक्ल लेके आ रहा है, वो भी मुझसे भी यही कह रहा है, भाई जाता क्यों नहीं है तू यहाँ, कहाँ जाऊँ। तो कोविड कुछ इस तरीके का था, फिर हम यूज टू हो गए एक दूसरे की शक्ल देख के। अभी अगर हम 80-90 साल भी ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने दिन हम साथ रह लिए कोविड में। तो ध्यान से सुनना, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अभी जैसे क्या हुआ कि महाभारत की बात कर रहा था मैं, रामायण और महाभारत की। तो रामायण के अंदर राम जी का जो विवाह हुआ था, देखी शादी किसी ने? मैं नहीं देख पाया, मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, मैंने तो टीवी पे देखा था। तो जो राम जी की शादी हुई थी, तो वो जो शादी का ऑफर दिया था जो राजा जनक थे, वो कौन सा ऑफर था? जनरल, सबके लिए था, भाई कोई भी आओ, धनुष उठाओ, और स्वयंवर था, और वो उससे शादी हो जाएगी भाई। एनी पर्सन, जो भी बंदे में इतनी ताकत है वो धनुष को उठा सके, उसके लिए ये ऑफर है। ये कौन सा है? जनरल ऑफर। अच्छा, मेरी अभी शादी हुई है 26 फरवरी को, तो वहाँ मेरी सास ने ये नहीं बोला था ये कोई भी आओ। तो स्टेज पे पहले पहुंच गया, परवाना डाल लो, बहू उसकी आज बोल देती, ठीक है। मैं जोक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज है हिडन कॉन्सेप्ट, मैं दिखाऊंगा नहीं ना, चलिए हम जोकिंग बोला ना, ठीक है। अरे शादियों में क्या होता है, मतलब शादियों में जैसे कि इंसान अगर 10-5 मिनट थोड़ा बहुत अगर कहीं पर अकेले बैठ के सोच ले और विचार कर ले, तो उसको सही और गलत का पता लग जाता है ना। इसलिए मैं साले शादियों में बैंड बजाते हैं, ताकि उसको सोचने का मौका ना मिले। तो शादियों में क्या होता है कि कुछ चीज़ें साइलेंट भी होती है,
ये सासू माँ कहती है ना विदाई के वक्त कि बेटा ख्याल रखना, तो वो बेटा अपना होता है, अपना ख्याल रखना। वो अभी मेरे को 2 महीने हो गए तो मेरे को हल्का हल्का सा प्रतीत हो रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेचैन तुम लोग भी हो तुम भी नहीं मानोगे जैसे मैं नहीं माना। आगे बढ़ते हैं ओके, अच्छा ये सब जोक है, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, वो स्वयंवर वाली बात। अब वहाँ पर क्या है, जो राजा जनक ने जो ऑफर दिया था वो एक जनरल ऑफर है। और अब मान लो कि अभी तुम लोग यहाँ पर बैठे हो, कैपेसिटी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली टोटल 50 के आसपास की है। तो मैं ऑफर देता हूँ कि भाई लॉ के अंदर जो भी पर्सन 100 में से 90 लेकर आ गया, 90 नंबर आउट ऑफ 100 जो भी तुम में से लेकर आता है, उसको मैं एक लैपटॉप गिफ्ट करूँगा अपनी तरफ से। तो बताओ ये कौन सा ऑफर है, जनरल या स्पेसिफिक? ये स्पेसिफिक है। जनरल कैसे? जनरल सबके लिए होता है, यहाँ तो मैं मात्र 50 लोगों को ये ऑफर दे रहा हूँ। स्पेसिफिक मतलब जरूरी नहीं एक ही बंदे को देना, कितनों को दो जिनको आप गिन सको। तो ये स्पेसिफिक ऑफर है। अब मान लो कोई पड़ोसी के इंस्टीट्यूट का बच्चा 90 ले आया, मेरा वाला नहीं लेके आ पाया, वो आ गया मेरे घर के नीचे, सर रात को 2 बजे पौवा पी के खुशी में पास हुआ है। मैंने हाँ बेटे चाहिए, तो बेटे क्या हो गया, 91 लाया हूँ। तो बेटे 9 रुपये और मिला, पूरा पौवा आ जाएगा, ठीक है। नहीं सर पौवा तो आ गया, तो क्या करूँ, लैपटॉप। अरे कैसी बात कर रहा है, तू तो किसी और इंस्टीट्यूट, आपने बोला था। ऐसे पी के बंदा ऐसी हरकत करता है बिल्कुल साइलेंट टोन में वो बंदा मुझसे बात कर रहा है, तो क्या लैपटॉप दिलवाऊँ उसको, तो उसका पौवा लूँगा। बोला बेटा दिए जरा, सर आगे लाभ दूँ, चल निकल। मेरे वाले बच्चों को मैंने ऑफर दिया, तो मेरे वाले को ही तो लैपटॉप दूंगा ना मैं, ये पड़ोसी के इंस्टीट्यूट को दूंगा। 91 तो किसी ना किसी की आएंगी, 90। ये स्पेसिफिक ऑफर था, कुछ समझ में आया? बेटे ऑफर हमारे होते हैं 2 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल ऑफर, और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर ऐसा ऑफर होता है मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है जी। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, और स्पेसिफिक ऑफर होता है मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया है और किसी ग्रुप ऑफ, सही है। समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत? तो एक केस स्टडी आई थी, तो आप लोगों को मैं ड्यूरिंग द लेक्चर केसेस भी बताता रहता हूँ। अभी तक हमने कितने केसेस पढ़े? एक, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। तो अब आ गया आज एक दूसरा केस। वो केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, केस का नाम है। अभी मैं उसकी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। नाम अभी कुछ मत लिखो, अभी सिर्फ समझो। एक पर्सन था गौरी दत्त, तो लालमन शुक्ला उसका नौकर था, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर। तो क्या हुआ जी, एक दिन की बात है, गौरी दत्त का नेफ्यू, नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा, बड़ी बिगड़ेल औलाद थी, कांडी जिसको बोलते हैं। भाई वो भतीजा जो है वो कहीं खो गया, वो भतीजा खो गया। अब वो मिलने को राजी नहीं, घर ढूंढ लिया, पलंग ढूंढ लिया, फ्रिज ढूंढ लिया, गाड़ियाँ जितनी भी जगह होती सब ढूंढ मारी, भाई मिला नहीं घर के अंदर।
अब गौरी दत्त परेशान हो गया। गौरी दत्त ने बोला लालमन शुक्ला अपने नौकर को, भाई एक बात सुन मेरी, भाई भतीजा खो गया, जा उसको ढूंढ कर लेकर आ। अब वो नौकर होने के नाते उसका ये भी काम है, वो गया ढूंढने। तो वो ढूंढने थोड़ा दूर ही निकल गया, इतने में गौरी दत्त और बेचैन हो गया। अब भाई भतीजा है, कोई मामूली बात तो है नहीं। तो बड़ा बेचैन हुआ, उसने क्या करा, उसने आप देखा ना ताओ, उसने एक कुछ पैम्पलेट छपवा दिए। पैम्पलेट ये छपवाए कि कोई भी बंदा जो मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का आज के हिसाब से। ठीक है जी, ऑफर दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। भाई देखा तो थोड़े समय बाद लालमन शुक्ला अपनी गोदी में उस भतीजे को लेते हुए आता है और वो गौरी दत्त को देता है, ये लो जी। वो नाले के नीचे गंदे गंदे बच्चों या कंचे खेल रहा था, पकड़ो इसको, अपनी औलाद को। ठीक है जी, गौरी दत्त को थोड़ा सा अच्छा लगा। लालमन शुक्ला अपने कमरे में चला गया, वही घिया सब्जी काटने लगा। इतने में लालमन शुक्ला को ये बात पता लगी कि गौरी दत्त यानी कि उसके मालिक ने उस बच्चे को ढूंढने पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। वो खुश हो गया, अब मजा आ गया भाई, तो सही इसकी औलाद ढूंढ के लाया, तनख्वाह 1000 रुपये, 1 लाख का इनाम मिल गया, आज से काम बंद। समझ रहे बात को। आ गया जी उसके पास, मालिक, हाँ लालमन, मालिक जरा वो 1 लाख दो, मैं ढूंढ लाया। गौरी दत्त कह रहा मैंने तुझे ऑफर दिया ही नहीं था। देखा, आपने ये बोला कि जो भी उसको ढूंढ के लाए उसको 1 लाख का इनाम मिलेगा। गौरी दत्त बोला नहीं, ये ऑफर तेरे को दिया ही नहीं मैंने, ये जनरल ऑफर है, लेकिन तुझे तो ऑफर की नॉलेज थी ही नहीं समझे। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है कि तुम मुझसे लॉ पढ़ना चाहते हो, मेरी क्लास में बैठे हो, तो क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब मैंने किसी को ऑफर दिया ही नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है? अच्छा, एग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो पहले ऑफर दूंगा तभी तो एक्सेप्टेंस आएगी ना। ऑफर मैंने दिया ही नहीं तुझे, तो एक्सेप्टेंस कहाँ से दे रहा? मतलब आप आगे एक रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें बोलूंगा ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक रूल पढ़ाऊंगा ऑफर का कि ऑफर का कम्युनिकेशन यानी कि ऑफरी को ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेंस देगा। तो क्या यहाँ पर पता है लालमन शुक्ला को? लालमन शुक्ला का मूड खराब हो गया, वो गया कोर्ट, जज के आगे बोल रहा है जज साहब इनने ये कांड किया था। अब जज ये कह रहा है कि भाई कानून तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए चाहिए होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तूने तो एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन ऑफर कहाँ है? क्या तुझे ऑफर की नॉलेज थी? जब ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी तो एग्रीमेंट का जो फॉर्मूला है वो फिट ही नहीं हो रहा। एग्रीमेंट का फॉर्मूला क्या है? ऑफर प्लस, वो फिट ही नहीं हो रहा। तो अब क्या किया जाए? तो कोर्ट ने लालमन शुक्ला की इस बात को डिनाई कर दिया। लालमन शुक्ला को पैसे कुछ आया समझ आ गया? आओ जरा एक बार। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनीव्यू पर्सनल लोन। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप। हेलो, प्रॉमिस किया था मैं अगला केस लॉ भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बेटा केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला देना चाहता हूँ। मैंने आपको ऑफर जब करवाया था, ऑफर के अंदर एक रूल बताया था। रूल नंबर 2 ऑफ द ऑफर वाज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब जब ऑफरर ऑफर देता है ऑफरी को, तो ऑफरी को ऑफर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना वो ऑफर वैलिड नहीं है। ये रूल नंबर 2 कहता है। इसी के ऊपर एक केस आया, केस का नाम था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त।
जिसके अंदर बेटा गौरी दत्त जो होता है वो एक बूढ़ा आदमी, एक मालिक आदमी होता है, और वो पर्सन का एक नेफ्यू होता है, एक भांजा गौरी दत्त का, और वो भांजा जो है छोटा होता है। एक दिन गौरी दत्त को पता लगता है कि उसका भांजा जो है वो खो गया कहीं, उसका भांजा कहीं खो गया। और ऐसी सिचुएशन में गौरी दत्त अपने नौकर लालमन शुक्ला को ये बोलता है कि तुम जाओ और मेरे भांजे को ढूंढ कर लेकर आओ। जब लालमन शुक्ला भांजे को ढूंढने निकल जाता है तो अगले दिन गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट करता है कि कोई भी पर्सन, एनीवन, अगर मेरे भांजे को ढूंढ कर लेकर आएगा तो मैं उस पर्सन को रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा। ऐसे में क्या हुआ, लालमन शुक्ला कुछ टाइम बाद आया और लालमन शुक्ला गौरी दत्त के भांजे को ढूंढ कर लेकर आ गया। लेकिन बेटा लालमन शुक्ला को ये बात नहीं पता थी कि गौरी दत्त ने रिवॉर्ड रखा है, मतलब इनाम रखा है भांजे को ढूंढने पर। क्लियर है? अब क्या हुआ, लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त से बोला कि लाओ जी मेरा इनाम लाओ, मैं आपके भांजे को ढूंढकर लेकर आ गया। लेकिन गौरी दत्त ने बोला कि आपको इनाम नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ऑफर का रूल ये कहता है कि ऑफरी को ऑफर की कम्युनिकेशन होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। क्या यहाँ पर लालमन शुक्ला यानी कि सर्वेंट को नॉलेज थी ऑफर की? आंसर है नो। फिर भी लालमन शुक्ला कोर्ट गया, उसने गौरी दत्त के अगेंस्ट में केस फाइल करा रिवॉर्ड के लिए। लेकिन कोर्ट ने भी ये बात बोली, कोर्ट हेल्ड दैट ही कुड नॉट रिकवर रिवॉर्ड एज ही हैज नो नॉलेज अबाउट द ऑफर, क्योंकि उसको ऑफर की नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पर हमें लालमन शुक्ला का केस भी समझ में आ गया? ठीक है, करता हूँ फोन थोड़ी देर में। हाँ, करता हूँ, फोन करता हूँ, कर रहा हूँ थोड़ी देर में। अभी 10-20 मिनट की क्लास रहती है। ठीक है, आ जाओ भाई। आ गया सबको? ये केस तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। दो टाइप के ऑफर है हमारे, एक जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को हमने दिया। स्पेसिफिक ऑफर पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ। यहां पर ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। अब दूसरा बी पॉइंट, टाइप्स ऑफ ऑफर ही चल रहा है बेटे। बी पॉइंट कह रहा है on the basis of timing of second offer, on the basis of timing of second offer। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। करें स्टार्ट। सब्जी मंडी गए हो कभी मम्मी के साथ? मैं तो नहीं जाता, बड़ी बेइज्जती फील होती है। होती है? नहीं होती है ना? अरे ये तो निकला हुआ है।
ओके, गए हो सब्जी मंडी, कैसा लगता है? मम्मी जा रही है साथ में, और कोई पहले मिला आलू वाला, पहले आलू वाले से पूछती है ना कितने रुपए किलो, तो मैं ये आंसर क्या दूँ, आप ही लोग दे दो इसका आंसर। तो आलू वाले ने बताया, बोला कि 25 रुपये किलो। मम्मी क्या बोलती है, दे दो 20 रुपये, मतलब चाहे 24 बोले लेकिन बोलेगी जरूर। सही सही लगा लो, पीछे तो 15 में दे रहा है। अच्छा, मम्मी पहली दुकान पे रुकी है लेकिन पीछे उसको सब पता है क्या हो रहा है, तो कहते सही सही लगा लो। अच्छा, सही सही का मतलब क्या है? 25 से चल भाई 22 पे आ जा, 23 पे आ जा, कह रही 10 रुपये लगा दे तो वही आलू फेंक के नहीं मारेगा आंटी वो कह रहे सब्जी बेचना कैंसिल, पहले तू ही आ सामने। मैं तो शुरुआत में 1-2 बार गया, मैंने जाना बंद कर दिया। मैं वो कुली हूँ, 40 रुपये की दिहाड़ी पे आया हूँ उस औरत के साथ। मैं नहीं जानता इसको कौन है, ले जाए इसको किडनैप कर ले। अरे कोई किडनैप भी नहीं कर सकता उन औरतों का, बड़ी खतरनाक होती है। जाओ तो फ्रूट वाले से चल रोका तो आम वाला है कोई, आम वाले से पूछा कितने रुपए किलो, तो आम वाले ने ऑफर दिया जी, क्या हो गया इसको, आम वाले ने ऑफर दिया 80 रुपए किलो। मम्मी ने बोला सही सही लगा लो, पहले तो यही बोलते सही सही लगा लो, फिर मम्मी ने बोला 60 रुपए किलो, वो भी कह रहा है ठीक है आंटी दो 60 रुपए किलो। अच्छा, उसने 60 वाले 80 में बताया था उसे पता आते 20 कम करेगा, उसने 20 बढ़ा दिए। तो एक बात बताओ, मैं सब्जी वाला, मान लो मैं फल वाला हूँ, ठीक, और ये जो है वो माता जी है जो आई है हमारे पास, तो इन्होंने बोला कि आम कितने रुपए किलो, तो मैंने इनको एक ऑफर दिया 80 रुपए किलो, तो मैं हूँ ऑफरर और ये माता जी क्या है, ऑफरी। थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको आंटी बना दिया, बुरा मत मानना, ठीक है। कल मैं मेट्रो में आ रहा था, बताया था पहले, कल परसों नरसों बताया था, हाँ परसों नरसों कुछ दिन पहले, तो 2 महिलाएं लड़ रही थी आपस में सीट को लेकर। मैं भी जज बना वहाँ जाके, मैं कहा देखो जिसकी एज ज़्यादा हो वो बैठ जाए, वो अपने में ही वहाँ थी, मैं कोई नहीं बैठा दोनों में से, दीदी आप बैठो ना, दीदी आप बैठो ना। अच्छा, मैं भी खड़ा था, मैं बैठ गया जाके मज़ा आ गया जो करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे सुनो, वो ये माता जी है, अब मैंने इनको ऑफर दिया 80 रुपए किलो, मैं हो गया ऑफरर, मैं क्या हो गया, ऑफरर, और ये हो गई क्या। अब इन्होंने क्या करा, इस वाले ऑफर पे एक काउंटर मारा, क्या मारा, इन्होंने बोला 60 लगा लो, मैंने कहा ओके। अब जो ऑफरी था वो क्या बन गया, और जो ऑफरर है वो क्या बन गया, समझ गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, ऑफर 2 टाइप के होते हैं, ये वाला नोट मत करना, ये वाला करना। एक होता है बेटा काउंटर ऑफर, और एक क्या होता है, क्रॉस ऑफर। ध्यान से सुनना, एक है काउंटर ऑफर, एक क्रॉस ऑफर। काउंटर को बेटे क्या कहते हैं, व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर then another person gives second offer, and the second offer is called काउंटर ऑफर। आई बात समझ। तो जो दूसरा वाला है वो कौन सा ऑफर हो गया, काउंटर। अच्छा बेटे, नॉर्मल लाइफ में बताओ ये काउंटर ऑफर पढ़ते हैं या नहीं, काउंटर ऑफर होते हैं, लगभग लगभग रोज होते हैं और सबके साथ होते हैं। इतने ईमानदार तो नहीं हो आप कि किसी ने आपको 100 रुपये बोला तो आप उससे कम ना करवाओ। हाँ, शॉपिंग मॉल में ये काम नहीं करते हम, वहाँ हमारी इज्जत डाउन हो जाती है, बाकी हर जगह पे करते हैं, खासकर वो जगह पे जहाँ छोटी दुकानें हो, जबकि वहाँ नहीं करना चाहिए। ईमानदारी ये कहती है कि उन दुकानों से नहीं करना चाहिए।
काउंटर समझ में आ गया। अगला है बेटे हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर को समझना थोड़ा ज़रूरी है, ध्यान से। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको इसको समझाता हूँ, फिर मैं इसका मतलब लिखवाऊंगा। क्या हुआ जी, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से स्टार्ट हुआ है? 1872 से। अब जैसे आजकल जो ऑफर देते हैं लोग, तो आजकल तो बहुत ही अलग अलग टाइप के डिजिटल सिस्टम हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू और अपना अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू भी ऑफर दिए जा रहे हैं, टाइप के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू। लेकिन पहले क्या ये सारी चीज़ें होती थी? नहीं। मिस्टर ए है, इस बंदे पे कार है, मिस्टर बी इसका फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। अच्छा, कभी ये लोग मिले होंगे फंक्शन में, तो ए ने बातों ही बातों में बोल दिया होगा कि यार मुझे अपनी कार बेचनी है 2 लाख में, बस ये बोल दिया होगा, अपने अपने घर चले गए होंगे दोनों। अब आज क्या हुआ, आज सुनना। मिस्टर बी को याद आया कि भाई मिस्टर ए अपनी कार को बेचना चाहता है, तो मिस्टर बी ने एक लेटर के थ्रू, किसके थ्रू, एक ऑफर दिया, ऑफर टू बाय कार फॉर रुपीज, वही 2 लाख। ठीक है जी। अच्छा, कोइंसिडेंटली ये पूरा का पूरा क्रॉस ओवर ना कोइंसिडेंट और एक्सीडेंटली है। एक्सीडेंटली ये शब्द भी बोल दो। मिस्टर ए ने सेम टाइम पर सेम लेटर जो है, सेम ऑफर लेटर किसको भेजा? बी को। कभी कभी ऐसा होता हुआ होगा, तुम कुछ कहना चाहते हो, सामने वाला ही वही बोल देता, मुझे, उसने बोला मुझे। एक साथ ही होता नहीं है, फिल्मों में बहुत होता है साउथ की, ठीक है देखा हुआ। तो जो तुमने बोला वही उसने बोल दिया, तो बताओ दोनों तो क्या हो गए, ऑफरर ही हो गए। ऑफर कौन है यहाँ? कोई भी नहीं। मैंने भी क्या दिया? ऑफर। सामने वाले ने भी क्या दिया? बेटे क्रॉस ऑफर का मतलब होता है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, क्रॉस ऑफर मीन्स एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर। जो सिमिलर ऑफर है वो एक्सीडेंटली क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो इन्होंने सेम ऑफर लेटर कब दिया? सेम टाइम। समझ गए जी? चलो जी, ये हमारा हुआ क्या? ऑफर का मतलब और टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है जी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो किया है, उसके बाद छोड़ूंगा। ध्यान से सुनना, पूरा रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ उतना जो आज पढ़ा। तो आज मैंने आपको मिसलेनियस टाइप्स ऑफ ऑफर से स्टार्ट करवाया था, इसमें एक ए पॉइंट हम लोगों ने कर लिया था। मिसलेनियस टाइप्स ऑफ ऑफर का ए पॉइंट क्या था? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने वहां पर आपको बताया, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड मतलब चलना, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के कंडक्ट से चलते हैं उसको आप टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। इसका एग्जाम्पल है, नंबर 1, आप कैश विड्रॉ करो एटीएम मशीन से, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन,
कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन के बाद वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन से। फिर द अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सब हर मामलों में सही होते हैं, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपर साइन, नॉट प्रॉपर स्टाम्पिंग, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, अनएनफोर्सेबल हो जाते। ठीक है, फिर मैंने बात करी ऑफर की। ऑफर का मतलब व्हेन वन पर्सन, कोई भी एक बंदा एक्सप्रेस करता है, मतलब सिग्निफाई अपनी विलिंगनेस को कुछ करने की और कुछ, तो इस चीज को क्या कहते हैं, ऑफर। ऑफर के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो सर 2 टाइप के ऑफर है, दोनों ही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, 2 टाइप के, एक जनरल ऑफर, एक स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो आप पब्लिक एट लार्ज को देते हो, तो कोई भी बंदा उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। टाइप्स ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, 2 होते हैं, काउंटर और एक क्रॉस। काउंटर ऑफर मींस द ऑफर जो कि एक बंदे ने दिया उसको वापस क्या मिल गया, काउंटर। और क्रॉस ऑफर मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। क्लियर है? अगली क्लास में मिलेंगे, रूल्स अबाउट ऑफर से शुरू करूंगा। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच।